हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स बाय सिमरन। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर ऑफ जून 2023 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दिस वाज देयर इन बीकॉम ऑनर्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंटम एग्जाम। तो इसमें क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बट इन दिस सोल्यूशन वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट स्टे ट्यून। बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे गए हैं एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू लर्न कि फॉर्मूला लर्न कैसे करना है। From a sample of 10 observation, the following results were obtained. ये सारे रिजल्ट आपको दिए हुए हैं, बट ऑन रीचेकिंग दिस कैलकुलेशन इट वाज फाउंड दैट टू पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड रॉन्ग। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड रॉन्ग और इन्होंने ये पेयर ऐसे दे दिया है। What will be the effect of this on R? R क्या है आपका? R is your correlation. Obtain the correct R. ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट विल आई डू, इसको मैं बहुत सुंदर तरीके से लिख दूंगी जो भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो जो भी गिवन है मैंने ध्यान ध्यान से सारी वैल्यूज देख के बिल्कुल सेम अपने आंसर शीट में लिख लिया। ठीक है, ओरिजिनल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी लिख लिया। अब इसने जो इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू दी हुई है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से दी हुई है। y, x करके इसने दी हुई है, तो मैं पहले y की इनकरेक्ट वैल्यू देख लेती हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन। इसने बोला है कि जो भी इनकरेक्ट वाली वैल्यू है y, x 80, 120। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। 80 मतलब y का 80 इनकरेक्ट है, तो मैंने यहाँ लिख लिया y इनकरेक्ट वैल्यू 80। ठीक है, और 120 इनकरेक्ट वैल्यू लिख लेती हूँ मैं। इनकरेक्ट y 80 है और x का इसने दिया हुआ है इनकरेक्ट 120। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 90 एंड 110 साइड में करेक्ट का लिख लूंगी मैं। 90 किसका? y का, और x का कितना? 110। ठीक है, एंड 130, 120, ये जो 130, 120 है, दिस इज द इनकरेक्ट वैल्यू। किस फॉर्म में दिया हुआ है? y, x, तो 130 इधर आ गया इनकरेक्ट में और x में इधर आ गया 220, और करेक्ट इंस्टेड ऑफ 140, 210। 140 किसका है? y का 140, और x का क्या है? 210। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको लिख लिया तो मेरे को इजी हो जाएगा। अब ये दोनों किस चीज की है? इनकरेक्ट, y की इनकरेक्ट और करेक्ट मेरे पास एक लाइन में आ गई। x की इनकरेक्ट, x की करेक्ट मेरे पास एक लाइन में आ गई। ये ऐसा इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। कुछ बच्चे तो इस रिटन डाउन में ही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब r का फॉर्मूला देखते हैं। R क्या है? R आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला है। उसके लिए आपको सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमको ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, ओरिजिनल R गिवन था। R पे मूव ऑन करने से पहले जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, अब ये सारा तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो डेटा था वो इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट वाला भी मैंने लिख लिया, ये कॉपी पेस्ट करा है पिछले स्लाइड से। तो सबसे पहले तो ये इनकरेक्ट वाले को मैं करेक्ट करूंगी सबको। सिग्मा वाई क्या होता है? सारी वाई वैल्यूज का सम को बोलते हैं सिग्मा वाई। ओल्ड क्या दिया हुआ है? 1110। अगर मुझे उसको करेक्ट करना है तो मैं इनकरेक्ट वाली माइनस करूंगी, करेक्ट वाली प्लस करूंगी। और यहाँ पे सिर्फ y की बात हो रही है तो सिर्फ y वाली वैल्यू देखूंगी। इनकरेक्ट y 80 और 130 है, तो ये मैंने माइनस कर दी, और करेक्ट वाली मैंने प्लस कर दी 90 और 140। ठीक है, इसमें भी साइन की गड़बड़ मत करना। माइनस, अगर आप ऐसे माइनस करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, -80, -130 और प्लस करेक्ट, प्लस करेक्ट, प्लस करेक्ट, क्योंकि आपको दो दो वैल्यू दी है। ठीक है, सिग्मा वाई आपके पास न्यू वाला आ जाएगा, इसको आप संभाल के रख लो। सिमिलरली सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सारी एक्स वैल्यू का प्लस, माइनस वाली टर्म्स अगेन माइनस होंगी और करेक्ट इनकरेक्ट वाली माइनस हो जाएंगी, करेक्ट वाली प्लस हो जाएंगी। न्यू सिग्मा एक्स आप संभाल के रखो। सिग्मा वाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये कैसे निकलती है? जो भी y की टर्म्स है, ठीक है, उनका स्क्वायर करा जाता है। सपोज 1, 2, 3 y की टर्म्स है, ठीक है, फिर उनका स्क्वायर करा 1, 4, 9 और उनका जो सम होगा दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे। माइनस किस चीज को करोगे? इनकरेक्ट वालों का स्क्वायर लोगे आप। माइनस इनकरेक्ट क्या है? 80 स्क्वायर माइनस 130 का स्क्वायर, प्लस करोगे करेक्ट वाले का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू संभाल के रखो आप, न्यू वाली।
सिमिलरली सिग्मा एक्स स्क्वायर में भी क्या होता है, माइनस कर दोगे इनकरेक्ट वाले का स्क्वायर, प्लस कर दोगे करेक्ट वाले का स्क्वायर। और सिग्मा एक्स वाई का क्या मतलब होता है, एक्स और वाई है आपके पास, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स आई उसका जो समेशन आपने लिया वो हो गया सिग्मा एक्स वाई। तो इसको कैसे करोगे आप, माइनस कर दोगे इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट प्लस इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, और प्लस कर दोगे करेक्ट इंटू करेक्ट प्लस करेक्ट इंटू करेक्ट, तो न्यू आपके पास आ जाएगा। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, ठीक है, आपने सारी वैल्यूज इकट्ठी कर ली करेक्ट वाली। अब आर का जो फॉर्मूला है वो बहुत ध्यान से देखो, आर का फॉर्मूला लर्न कैसे करना है। आप नए नए कॉलेज में आते हो, ठीक है, पहले तो आप सबके साथ फ्रेंड्स बन जाते हो, सपोज आपका कोई फ्रेंड बन गया, तो स्टार्टिंग में आप नए नए कॉलेज में आए, आपके फ्रेंड बन गए, एक्स और वाई हो आप हमेशा इकट्ठे रहते हो, ठीक है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर तक थोड़ा टाइम उनकी रियल शक्ल दिख जाती है, फिर आप दोनों जो है अलग अलग हो जाते हो, असली शक्ल दिखने के बाद आप दोनों अलग अलग हो जाते हो। डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट, स्टार्टिंग में आप थोड़े बच्चे होते हो, ठीक है, तो सिंगल एक्स का स्क्वायर माइनस सेकेंड सेमेस्टर तक आप में थोड़ा दम आ जाता है, दम आ जाता है तो पूरे का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर माइनस दम आ गया आप में तो पूरे का स्क्वायर, और एन आपने लगाना है यहाँ पे स्टार्टिंग की टर्म्स में, 3 जगह एन आ जाएगा, शुरुआत वाले में एन आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, ये पूरा ही अंडर रूट के अंदर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ये फॉर्मूला सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, इसको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर कोरिलेशन आया हुआ है, सो दिस फॉर्मूला इज कमिंग 100%। जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको आप अलग अलग कैलकुलेट करो, सो दैट यू डोंट हैव एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। न्यूमरेटर मैंने लिया, यहाँ पर आई एम यूजिंग ओनली द करेक्ट वैल्यूज, जो करेक्ट वैल्यूज मैंने निकाली ये सारी, आई एम यूजिंग दीज वंस ओनली इन द फॉर्मूला। यहाँ इनकरेक्ट करेक्ट वाली चीज कोई नहीं करनी, सिर्फ करेक्ट वाली वैल्यूज आपने निकालनी है, ठीक है। नीचे वाली टर्म को भी मैंने अलग अलग कर दिया, सो दैट नीटली मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर लूं और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना आए। फाइनली आपका न्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया 0.9807, ठीक है। अब इसने बोला है कि क्या इफेक्ट आया है डेटा पर, पहले क्या था, हमको ओल्ड वाला दिया हुआ था 0.9758 और अब न्यू वाला है, ठीक है। एरर से आपका डेटा डिस्टॉर्शन कम हो गया और न्यू आर मोर एक्यूरेट मेजर प्रोवाइड कर रहा है एंड स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये फर्क आया, ये डिफरेंस आया, ठीक है। आर का फॉर्मूला अगेन कैसे लर्न करना है, स्टार्टिंग में आप लोग कॉलेज में इकट्ठे रह रहे हो, यू मेड सम फ्रेंड्स, माइनस असली शक्ल दिख गई तो थोड़ा सा आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ठीक है। देन स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज यू आर अ किड, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, होल स्क्वायर। दूसरा बच्चा भी स्टार्टिंग में ही इज अ किड, फिर वो थोड़ा शेर हो जाता है तो होल स्क्वायर हो गया वो। नीचे वाली टर्म में अंडर रूट आएगा पूरी में, और एन आपने लगाना है सिर्फ स्टार्टिंग वाली टर्म्स में, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स बना दिए मैंने, सुंदर हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर, आर इज व्हाट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज कोरिलेशन, कैलकुलेट द लाइंस ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। Again, see in the second question again correlation is coming, so this thing is very important. अब इसके अंदर जो आपका पूछा है what is correlation, correlation होता क्या है, correlation is a statistical measure that quantifies the strength and direction of linear relationship between two variables. It is typically denoted by R. It ranges from -1 to 1, ठीक है, -1 से 1 तक होता है, और +1 हो गया मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 हो गया स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और 0 मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप, 0 मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है उसमें,
कोरिलेशन डज नॉट कॉज कॉजेशन, कॉजेशन मतलब कि वो ये नहीं प्रूव करता कि इस चीज से वो चीज इफेक्ट हो रही है, वो बस ये बताता है कि वो चीजें आपस में मूव करती है या नहीं करती। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब भी आपको बोला गया है लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना, एक्स और वाई दिया हुआ है, कोरिलेशन निकालना, एक्स और वाई दिया हुआ है, तो जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया जाए जहां एक्स और वाई दिया हुआ है, आपको रिग्रेशन निकालना है, सो फॉर दिस यू विल immediately write the formula of byx। ठीक है, byx का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ स्मॉल एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, y माइनस मीन ऑफ y, और byx बोल रही हूं मैं, तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर, इसमें byx में x बाद में आ रहा है, तो जो बाद में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में उसका मीन x माइनस x मीन का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, जो बाद में आ रहा है उस वाली टर्म का ऊपर वाली टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? अगेन लुक एट द फॉर्मूला अगेन सो दैट यू लर्न इट वेरी वेल। न्यूमिनेटर में क्या है? x माइनस मीन ऑफ x इंटू वाई माइनस मीन ऑफ y, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा? y x है तो x वाली टर्म आएगी। ठीक है, और x y है तो यहाँ नीचे y वाली टर्म आएगी, तो जो बाद में आएगा उसकी वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। और जैसे ही क्वेश्चन देखा मैंने सुंदर सी टेबल बना दी, बिकॉज ऐसी हॉरिजॉन्टल टेबल में आपका काम नहीं होता, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इन नोटिंग डाउन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो आपका आगे का पूरा आंसर गलत हो जाता है। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो आई हैव नोटेड डाउन एक्स एंड वाई। ठीक है, और जो फॉर्मूला में स्मॉल एक्स यूज हो रहा है बी वाले फॉर्मूला में, दैट स्मॉल एक्स इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम एक्स। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो गया। ये मैं कैलकुलेट कर लूंगी। एक्स बार क्या है? मीन। तो पहले आपको सबसे पहले मीन निकालना है एक्स का। एक्स का मीन कैसे निकालोगे? पूरी टर्म का आप सम कर दोगे डिवाइडेड बाय द नंबर। व्हाट इज द नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आइटम दी हुई है, तो ऐसे आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई का मीन आप निकालोगे, देन स्मॉल एक्स मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्स और डेविएशन फ्रॉम वाई, इसका सम हमेशा जीरो आना चाहिए, इसका सम जीरो नहीं आ रहा मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, एक्स का स्मॉल एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला से देखा है मैंने मुझे क्या क्या चाहिए और उस हिसाब से मैं निकाल रही हूँ। सो दिस टर्म्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार क्या है ये? दिस टर्म इज नथिंग बट स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। समेशन एक्स माइनस एक्स बार क्या है? स्मॉल एक्स है, ये देखो स्मॉल एक्स है ये। ठीक है, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स का स्क्वायर। दिस विल गिव मी वी वाई एक्स। ठीक है, ये बड़ा एक्स है यहाँ पर, तो ये मेरा आ गया 39। ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स का स्क्वायर 64, और बी एक्स वाई निकालना होगा तो यहाँ पे ऊपर और नीचे स्मॉल वाई का स्क्वायर, तो ये 39 ही आ गया ऊपर, नीचे 138। ठीक है जी, ये आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकल आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन कैसी दिखती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर y की इक्वेशन निकाल रही हूँ तो वो इस शक्ल की दिखती है। a का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस बी वाई एक्स इंटू मीन ऑफ x। ठीक है, अगर y की इक्वेशन निकाल रही हूँ तो बी वाई एक्स आएगा यहाँ पर। So I will calculate the a and then put all the values in the regression equation. y is equal to a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लस b मैंने कैलकुलेट करा था, b y x मैंने कैलकुलेट करा था into x। तो मेरी ये एक इक्वेशन आ गई, मुझे दो इक्वेशन निकालनी है रिग्रेशन की। So for the second equation I will again calculate कर रखा था मैंने dxy, और इसकी क्या फॉर्म होती है? x is equal to a plus bxy into y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन से वाला बी एक्स वाई बी वाई एक्स आएगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है? अगर आपकी इक्वेशन में राइट साइड में y है तो आपका b भी राइट साइड में y होगा। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन में राइट साइड में x है तो b भी राइट साइड वाला x होगा। तो इसमें राइट साइड में y है तो मेरा b x y, y y दोनों इकट्ठे आने चाहिए साइड में। ठीक है, अगेन a का फॉर्मूला सेम है, यही यूज होगा, x मीन माइनस
बी एक्स वाई इंटू वाई ऑफ वाई का मीन, और ऐसे मेरी इक्वेशन आ जाएगी। आई विल पुट ऑल द वैल्यू, एक ही वैल्यू पुट कर दूंगी, बीटा वाली वैल्यू पुट कर दूंगी इनटू वाई। दिस इज माय रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, that is calculated very easily using the under root of byx into bxy, ठीक है। और साइन ऑफ r इज डिटरमाइंड बाय कॉमन साइन ऑफ द बोथ द कोफिशिएंट। तो इन दोनों कोफिशिएंट का साइन क्या था, इन दोनों कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव था, तो हमारा जो r होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इन तीनों का साइन सेम होता है। इन दोनों का आप अंडर रूट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर उसको अंडर रूट कर लोगे, वो आपका आ जाएगा r। इसमें r का आपका बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड, और हमको ऑल्सो करना है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स ऑन द अबव 3 मेजर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, सो इफ यू नो द क्वेश्चन फॉर्मेट, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, थोड़ी सी थ्योरी भी एडेड है, सो यू हैव टू लर्न द थ्योरी ऑल्सो। पहले थ्योरी वाला भर लेते हैं हम। इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, ठीक है। मीन के ऊपर क्या इफेक्ट है, मीन जो भी, आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, आउटलायर्स का मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, उसमें बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है, उसको बोलते हैं आउटलायर। जैसे कि अगर आप किसी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने नॉर्मल इनकम ली 35, 45, 55 वटेवर, और उसमें आपने सीईओ की सैलरी भी ले ली जो हो गई 5 लाख। तो ये 5 लाख बहुत ज्यादा है नॉर्मल चीजों, नॉर्मल जो भी आपकी इनकम है, तो ये 5 लाख क्या हो गया, ये आपकी डेटा का आउटलायर हो गया, ठीक है। मीन के अंदर जो आउटलायर है उसका बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है मीन। आउटलायर की वजह से पूरा मीन आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। दे पुल द मीन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है। सिंगल वैल्यू विल इन्फ्लेट द मीन। इसका एग्जाम्पल आप दिखाओगे कि पहले आपने नॉर्मल सैलरीज लिखी, ठीक है, 30, 35, 40, 45 नॉर्मल, और उसका मीन निकाल लिया 37,500। फिर आपने आउटलायर ऐड कर दिया उस डेटा में 5 लाख। 5 लाख मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। न्यू मीन आपका आ गया 1,30,000। तो इन दोनों मीन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फर्क है, क्योंकि सिर्फ आपने एक वैल्यू ऐड करी, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया मीन का। इफेक्ट ऑफ आउटलायर ऑन मीडियन। मीडियन इज रोबस्ट टू आउटलायर। रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि मीडियन ठीक ठाक मेजर ही देता है, आउटलायर से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मीडियन क्योंकि मिडल वैल्यू होती है इन एन ऑर्डर डेटा सेट, इट्स पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि वो बीच की वैल्यू होती है, उसका जो वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। इट इज मोर एक्यूरेट फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो, आउटलायर हो, उसमें मीडियन आपका सही बताता है। सेम मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें मीडियन क्या होगा, बीच वाली टर्म जो होती है वो मीडियन होती है आपकी, तो 40,000, ठीक है। फिर अगेन सेम एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीज एंड में ऐड कर दिया, मीन आपका 42,000 ही रहा, मीडियन जो आपका 40,000 ही रहा। मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। इस केस में बीच वाली वैल्यू 40,000 है। इस केस में देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये इस केस में भी आपका 40,000 ही आ रहा है, ठीक है। द चेंज इज मिनिमल कंपेयर टू द न्यू मीडियन। न्यू मीडियन जो आपका मीन का चेंजेस देखे थे बहुत ज्यादा थे, मीडियन के अंदर जो आपका डिफरेंस है मीडियन में, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एवरेज ही आपने लिया है। इसमें भी आपने बीच वाली टर्म का, अगर 2 टर्म आ रही है बीच में, तो दोनों का एवरेज होता है मीडियन। नाउ मोड। इफेक्ट ऑफ आउटलायर हैव नो इफेक्ट ऑन मोड। मोड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मोड क्या होता है, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। सपोज आपने फेवरेट कलर लिए लोगों के, और मोड मतलब जो मैक्सिमम आ रहा है, रेड मैक्सिमम आ रहा है इसमें, तो रेड मोड हो गया, ठीक है। आपने ऐड कर दिया पर्पल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मोड तो रेडी है, क्योंकि रेड 2 बार आ रहा है तो मोड रेडी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन मीन मीडियन मोड निकालते हैं। सबसे पहले जो ब्लू में है, मैंने सुंदर तरीके से इसको अपने नोटबुक में लिख लिया। नोट डाउन करने में कोई मिस्टेक मत करना प्लीज। देन मीन के लिए मुझे क्या चाहिए, मीन का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स के लिए क्या करूंगी, मैं एक्स निकालूंगी, क्योंकि इससे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो एक्स मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट। मैंने निकाल, फ्रीक्वेंसी मेरे पास निकली हुई है, एफ एक्स इज फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट, 30 इंटू 10, 300। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके मैंने सारी टर्म्स लिख ली। देन इसका मैंने समेशन कर लिया, समेशन एफ एक्स
समेशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इस वाले कॉलम का टोटल कर लिया तो वो आएगा 11310, और समेशन एफ मतलब इस वाले कॉलम का टोटल करूंगी तो वो आएगा 191, तो डिवाइड करके मेरा मीन आ गया 59.22। ठीक है। मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पुरानी वाली वीडियो में मैंने समझाया था मीडियन का फॉर्मूला कैसे लर्न करना है। आपके पास एक लिम्बोर्गिनी है, ठीक है, आप आधा रास्ता कवर कर चुके हो, माइनस एफ यानी थोड़ा सा फ्यूल पिछले वाले लोग यूज कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय आपका टोटल फ्यूल टैंक इनटू आपने कितनी टाइम कितने ड्यूरेशन में आप हॉर्न बजा रहे हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना, जो पास्ट ईयर वाली वीडियो है उसमें ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ है इसको लर्न कैसे करना है। सो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी होती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए यू नीड टोटल फ्रीक्वेंसी 191, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 295.5। आपको इस 95.5 को ढूंढना है किसमें, यू हैव टू फाइंड दिस इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने कॉलम बनाया फॉर मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, 30 फ्रीक्वेंसी हो गई, 30 + 33 करोगे, यहाँ 63 लिख दोगे, फिर 63 में प्लस कर दोगे 32, 95 आ गया। ऐसे करके प्लस प्लस करके एक एक वैल्यू प्लस प्लस करके आपके पास एंड में 191 आना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू योर समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो आपको इसमें ढूंढना है 95.5, सबसे क्लोजेस्ट आपको ढूंढना है। तो सबसे आपको क्लोजेस्ट ढूंढना है इसका। इससे बड़ी वैल्यू आप देख सकते हो 95 है, लेकिन 95 वाला नहीं लोगे आप, 95 से बड़ा वाला लोगे, क्योंकि 95.5 है, बढ़ गया तो छोटा वाला नहीं लेते, हमेशा बड़ा वाला लेते हैं। तो 60 से 80 आपकी ये वाली क्लास हो गई मीडियम क्लास, इसको आप हाईलाइट कर लोगे ऐसे। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, लोअर लिमिट कौन सी हो गई, 60 हो गई, प्लस n/2 95.5 माइनस एफ। एफ आप प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास ने फ्यूल यूज करा था उसका आप माइनस कर दोगे 95। करंट फ्यूल टैंक कितना आपका 35 है, करंट फ्यूल टैंक इनटू 20 क्या चीज है, कितना इंटरवल चल रहा है, 20 का चल रहा है। यू विल कैलकुलेट द मीडियन, मीडियन आपका 60 समथिंग आएगा। नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द मोड। ठीक है, मोड के अंदर अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बहुत बच्चे मोड के अंदर भी सेम क्लास यूज कर लेते हैं मीडियन वाली, और उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है मोड का गलत। तो मोड के लिए क्लास आपको दोबारा से निकालनी पड़ेगी। मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अपने पूरे टेबल में देखो जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 37 हाईएस्ट है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, इस पूरी रो को ही हाईलाइट कर लिया मैंने। ठीक है, अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पे जो आपका F1 है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास। तो जैसे ही मोड आपने निकाला, ये इसको आप F1 कर दो, इसको आप F0 कर दो, और इसको आप कर दो F2, सो दैट देयर इज नो मिस्टेक। ठीक है, अब F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट क्लास यानी 37 आ गया यहाँ पे, माइनस F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 35 आ गया, 2 × 37 माइनस 35 माइनस 24 हो गई नेक्स्ट वाली क्लास की, F2 हो गया ये नेक्स्ट वाली क्लास की। यहीं पे लिख लो आप F1, F0, F2। ठीक है, एंड देन यू डू द माइनस एंड देन यू फाइंड द मॉड। मॉड आपका आ गया 82.67। जब भी आप मीडियन और मॉड निकालते हो ना, तो जो क्लास हाईलाइट करते हो आपका जो आंसर है उसके आसपास आना चाहिए। 80 to 100 हाईलाइट करा है, आंसर 82 है। मीडियन में 60 to 80 हाईलाइट किया था, आंसर आया 60 समथिंग। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bags आर कंटेनिंग ब्लू रेड बॉल। फर्स्ट बैग में इतनी है, सेकंड बैग में इतनी है, और थर्ड बैग में इतनी है। एक बैग हमने रैंडमली चूज किया है, अ बॉल इज चूजन फ्रॉम द बैग विच वाज ब्लू। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द थर्ड बैग, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। तो अभी इसको पढ़ के आप थोड़ा ओवरवेल्म हो गए होगे कि ओ माय गॉड ये इतना सारा आप दे दिया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप क्या करोगे, आप सुंदर तरीके से इसको लिखोगे, आपको क्या दिया हुआ है। 3 बैग दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखा है 3 बैग्स, तो मैंने क्या लिख दिया, बैग 1, बैग 2, बैग 3। ठीक है, मैंने 3 बार बैग लिख दिया, कंटेनिंग ब्लू एंड रेड बॉल। ठीक है, फर्स्ट बैग है 5 ब्लू, 5 ब्लू, 4 रेड, मैंने ऐसे लिख दिया। सेकेंड बैग में कितना है, 4 ब्लू, 6 रेड, ऐसे लिख दिया मैंने। थर्ड बैग में कितना है, 4 ब्लू,
1 रेड। ठीक है, अब इनका टोटल भी लिख दिया 9 6 4 10 4 1 5। टोटल बॉल भी आ गई मेरे पास। नाउ क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने ये भी लिख लूंगी मैं कि मुझे क्या निकालना है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, ब्लू बॉल इज ड्रॉन, ब्लू बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द थर्ड बैग। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निकालना है, दूसरी वाली लाइन आप मत पढ़ो अभी, दूसरी वाली लाइन पे फोकस नहीं कर रहे हम, आप दूसरी वाली लाइन मत पढ़ो अभी। ठीक है, आपसे फर्स्ट वाली लाइन पढ़ो। प्रोबेबिलिटी की इट केम फ्रॉम द थर्ड बैग की आपको निकालनी है कि ब्लू बॉल आई है और वो थर्ड बैग से आई है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, दिस क्वेश्चन इज ऑफ बेस थ्योरम, बेस थ्योरम इसमें लगेगा। ठीक है, आपने B1 B2 B3 हो गई इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग द बैग 1 बैग 2 एंड बैग 3। ए हो गया इवेंट दैट ब्लू बॉल इज चूजन। आपको बोला गया है कि ब्लू बॉल मिली है और आपको निकालना है कि वो बैग 3 से आई है। तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बैग 3 गिवन दैट बॉल इज ब्लू स्लैश ए गिवन दैट द बॉल इज ब्लू। तो इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला लग जाएगा। आपके न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में आपके आता है इसमें B3, जो आपको निकालनी होती है वो वाली टर्म आपकी न्यूमरेटर में आ जाती है, और डिनोमिनेटर में आपका B1 से लेके B3 तक सारी टर्म्स आ जाएंगी ऐसे ही एज इट इज, स्लैश B1 प्लस PB2 इंटू PAB2 प्लस PB3 इंटू AB3। ठीक है, अब ये B1 B2 B3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 बैग 2 बैग 3, 3 बैग्स हैं तो एक बैग को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, सिंपल प्रोबेबिलिटी है ये। नेक्स्ट आपको निकालना है PAB1। PAB1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम बैग 1। कितनी प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की बैग 1 से, बैग 1 पे आ जाओ फटाफट, टोटल बॉल कितनी है 9, तो नीचे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, और ब्लू कितनी है इसमें से 5, तो 5/9। सेकेंड बैग में ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी है 10, ब्लू कितनी है 4। थर्ड बैग की टोटल बॉल कितनी है 5, ब्लू कितनी है 4। ठीक है, ऐसे करके आपकी तीनों बैग की आ गई प्रोबेबिलिटी की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ यू विल पुट ऑल दोज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। जो आपकी फर्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 वो हो गई 1/3, और नेक्स्ट आपकी हो गई 4, ये हो गई बैग 3 से ब्लू बॉल कितनी निकलेगी 4/5, और अगेन यू विल मल्टीप्लाई 1/3 इंटू फर्स्ट बैग, 1/3 इंटू सेकेंड बैग का ब्लू, 1/3 इंटू थर्ड बैग का ब्लू, ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा 36/17 9। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, इसके 5-6 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन इसके सेम टाइप के होते हैं। Now in the next part it is asking what is the probability of red ball given that probability of bag 2 given a red is chosen from bag 1 as well। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 से उसने रेड बॉल चूज करी, तो रेड बॉल बैग 2 से निकाल रहे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहली बात तो बैग 1 से अगर किसी ने बॉल निकाल लिया है उसको बैग 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों इवेंट हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी ही निकालोगे। ये वाली स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। टोटल बॉल बैग 2 में कितनी है 10, रेड कितनी है 6, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/10। दैट इज द सिंपल आंसर। अगर ये दोनों में कुछ कॉमन होता या कुछ उसके इवेंट आपस में रिलेटेड होते तो फिर हम उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसमें तो सिंपल ही निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इक्वल नंबर के हैं इस पेपर के अंदर, सो सम क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल वाइल सम क्वेश्चन आर कॉम्प्लेक्स, तो वो आपके ऊपर है आप कौन सा वाला चूज करते हो। इजी वाला ही चूज करना, सारा ही पढ़ के जाना तो इजी वाला चूज करोगे, और कोई कुछ भी नहीं पढ़ के आता तो उसके पास तो चॉइस ही नहीं बचती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडेक्स नंबर, की इंडेक्स नंबर में कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हो, जैसे पिछले साल में सपोज आपका 2012 में क्या प्राइजेस थे और 2025 में क्या प्राइजेस हो गए, उनको कंपेयर करने के लिए आप इंडेक्स नंबर बनाते हो। ठीक है, इन चीजों के लिए यू मेक इंडेक्स नंबर। सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम क्या क्या आती है इंडेक्स नंबर बनाने के अंदर। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, आप इंडेक्स नंबर बना किस ले रहे हो उसका पर्पस डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है, कि हम कौन से लोगों के लिए इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप, इंडस्ट्रियल वर्कर, सैलरीड एम्प्लॉय, इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड।
क्योंकि अगर मैं लोअर इनकम ग्रुप ले रही हूँ, मैंने मिक्स कर दिए सारे लोग, तो कुछ लोग हो गए जिनके लिए जिनका बेसिक रिक्वायरमेंट है दाल चावल, और जैसे हायर इनकम ग्रुप हो गए, सैलरीड एम्प्लॉयज हो गए, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो इनकी कंजम्पशन पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है। तो आपको क्लास ऑफ पीपल, यानी आप कौन से ग्रुप का सपोज आप निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग या कुछ भी, तो आपको क्लास ऑफ पीपल इसमें पर्पस डिसाइड होना चाहिए आपका इंडेक्स नंबर का, कि कौन से लोगों के लिए आप इंडेक्स नंबर बना रहे हो। Then selection of items and commodity should be included which are more representative. अगर मुझे सपोज एक हेयर ड्रायर चाहिए, मेरा कंजम्पशन है, हेयर ड्रायर का कंजम्पशन है मेरा, लेकिन सब लोग को तो नहीं चाहिए ना हेयर ड्रायर। तो कॉमन चीज जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये चीजें कॉमन हो गई, तो दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। और क्वालिटी ऑफ आइटम शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, कि कैसी क्वालिटी की आइटम है। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है इंडेक्स नंबर के अंदर। तो बेस ईयर वो ईयर होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपका, कि आप उस ईयर से आप कैलकुलेट कर रहे हो कि पहले ये था और अब ये है। तो बेस ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए, कोरोना वाले ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कोई वॉर या फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 हो गया, तो वो सब ईयर्स को आप बेस ईयर नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। बेस ईयर शुड नॉट बी टू फार, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए कि आपने 15 साल पुराना बेस ईयर ले लिया। और चॉइस ऑफ फिक्स बेस और चेन बेस आपका डिसाइड होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा आपका रिलायबल डेटा होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कलेक्शन में। टाइप ऑफ एवरेज यूज, जो भी एवरेज आप यूज करोगे इंडेक्स नंबर में, मीन या ज्योमेट्रिक मीन जनरली यूज होते हैं। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट, आप वेट से साइन करते हो आइटम्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। सपोज आप खाने का कलेक्शन कर रहे हो, कि कंजम्पशन ऑफ फूड, और आपने नॉन वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, तो इतने सारे लोग नॉन वेज तो है भी नहीं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि किस आइटम को कितना वेट देना है। और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का है, सिंपल है, वेटेड है, लैस्पियर फिशर, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है वो आप सिलेक्ट करोगे एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने ब्लू में लिख दिया है, पहले सुंदर तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ढंग से देखकर। प्राइस दिया हुआ है 2018 में और प्राइस दिया हुआ है 2022 में। आपको निकालना है द प्राइस रिलेटिव, आपको निकालना है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1/P0 इंटू 100। फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, समेशन ऑफ P1/P0 इंटू 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो P1 क्या होता है, P1 होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 क्या होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, 2018 को आपने बेस मानना था। P1 52 है बाय 60 इंटू 100। हर एक लाइन का मैंने निकाल लिया, 86, 78, 216, 87, इसका मैं टोटल करूंगी। ठीक है, इसका टोटल करा मैंने, 469.41 आ गया। इसका मैंने टोटल कर लिया। ठीक है, नाउ आई विल डू द एवरेज। एवरेज प्राइस रिलेटिव क्या है, पूरे का मैं एवरेज निकालूंगी। 469.41 डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 आइटम्स हैं। इसका आ गया 117.35। 117.35, इसका मतलब क्या है, हाँ, आप हमेशा 100 से कंपेयर करते हो इसको। 100 से 117.35 हो गया, मतलब कितना बड़ा, 17.35% बढ़े प्राइसेस। इंडेक्स नंबर इज लाइक फ्री के नंबर, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर जाना आप। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगेन। तो इससे आप देख सकते हो, इसी पेपर के अंदर 3 बार हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला पहले भी याद करा चुकी हूँ मैं, कैसे लर्न करना है आर का फॉर्मूला। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एन निकाल लो। एन कितना है, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन आपका यहाँ 7 हो गया। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो। आप जो भी आपको निकालना है उसका पहले तो आप एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, सुंदर से क्वेश्चन लिखोगे, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी आपको निकालना है ऐसे से करके आप समेशन ऑफ एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, इनटू समेशन ऑफ वाई भी ऐसे ही आ जाएगा, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बना दो, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर का कॉलम। ठीक है, ऐसे करके आप फटाफट टेबल बनाते जाओ, और जो जो आपको चाहिए फिर आप प्लस करते जाओ सबका, और वो वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास आर आ जाएगा। दिस इज लाइक फ्री के नंबर, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है।
First four moments of distribution about a value 5 of a variable are 1, 5, 15, 20. Find the two central moments. तो moments वाला अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो प्लीज लर्न देम. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू 5. तो ये a इक्वल टू 5 वाला जो आपके चैप्टर के अंदर था कि हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं a एंड मोमेंट अराउंड दोस आर्बिट्रेरी पॉइंट नोट डाउन करते हैं. तो आपको क्या दिया हुआ है उसको डैश से डिनोट करते हैं एज ए मोमेंट 1. ठीक है. मोमेंट 2 डैश डैश वाला होता है आर्बिटरी पॉइंट वाला. ठीक है. मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर ली जो जो मुझे गिवन था. ठीक है. तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मोमेंट जो होती है आपकी इज द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन मतलब जो आपका सपोज कोई भी डेटा है 1 2 3 4 वट एवर, मीन डेविएशन आप निकालते हो x माइनस एक्स बार. ठीक है. ये आपका जो होता है टोटल करके ये मीन डेविएशन 0 आता है आपका. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट मोमेंट हो गई आपकी सेंट्रल मोमेंट वो हमेशा 0 होती है. तो आपको फर्स्ट 2 निकालनी है तो फर्स्ट 1 तो आपकी हो गई 0. इसको u1 से डिनोट करते हैं. डैश आता है आर्बिटरी पॉइंट वाले में और u1 आता है मोमेंट अबाउट द मीन में सिर्फ u1 लिखते हैं. ठीक है. तो u1 आपका 0 हो गया और u2 का आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है u2 डैश के साथ. क्या रिलेशनशिप है? u2 इज इक्वल टू u2 डैश माइनस u1 डैश का होल स्क्वायर. ठीक है. u1 डैश लिखा है मैंने यहाँ पे मतलब ये ऊपर वाला आएगा -1 का स्क्वायर. u2 क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है 5. तो 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4. u2 आपका आ गया 4, u1 आपका 0 है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. तो जो बाकी आपको चीजें दी हुई हैं ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं. ठीक है. इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं रहा. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन और ये भी इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के अंदर आ रखा है. इसमें बस आपको मोमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और आपका आंसर निकल जाएगा. बहुत बच्चों को पता नहीं होता तो उनका ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करते. Okay, so coming to the last question of this paper, discuss the different type of probability distribution with suitable example. आपके syllabus के अंदर जो जो type of probability distribution है, these are binomial, Poisson and normal distribution. Binomial क्या होता है? It is a type of discrete probability distribution. It is also called Bernoulli distribution. Binomial distribution क्या बताता है? Probability of success बताता है in a fixed number of independent trial. where each trial has only two outcomes, success या failure. P और Q होता है इसके अंदर success failure और वो ये बताता है probability of success in a fixed number of independent trial. ठीक है. जो bold है this is important. Poisson distribution भी आपका discrete probability distribution होता है. It is a distribution that expresses the probability of a given number of events occurring in a fixed interval of time. यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो इवेंट कितनी बार अकर कर रहा है. सपोज आप एक रोड पे खड़े हो. ठीक है. आप नोट डाउन कर रहे हो कि नंबर ऑफ कि 10 मिनट में कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं. तो ये क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. If the events occur with a known mean and independently of the time since the last event. ठीक है. इंटरवल आपका जो होता है डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है. मतलब मैं 1 मिनट में चेक कर रही हूँ कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं या 1 डे में कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं या 1 वीक में कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं उस रोड से. ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज नोन एज द बेल कर्व. इट इज अ फंडामेंटल कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये दोनों क्या थे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज अ सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व. ठीक है. अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं और एग्जाम्पल. सबसे पहले बायनोमियल का जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस इन एन ट्रायल इज गिवन बाय Px is equal to R is equal to NCR. ये NCR ऐसे लिखते हैं NCR into P की पावर R into Q N minus R. यहाँ पे जो आपका P है that is the probability of success. और NCR कैसे कैलकुलेट करते हो आप? N factorial divided by R factorial N minus R factorial. ठीक है. P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है. R आपको क्वेश्चन में दिया होगा, P भी क्वेश्चन में दिया होगा. Q क्या है? Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. ठीक है. और P प्लस Q हमेशा इक्वल टू होते हैं 1. ये चीज ध्यान रखना इन बायनोमियल. बायनोमियल का मीन क्या होता है? म्यू
इज इक्वल टू NP, दिस इज द मीन ऑफ बाइनोमियल। मीन का ये साइन है, ये म्यू साइन होता है मीन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √NPQ। ठीक है, ये दो चार चीजें, 3 फॉर्मूले हो गए, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अगर आप बुल्स आई खेल रहे हो, ठीक है, आप एरो मार रहे हो, आर्चरी मार रहे हो, तो आपका बहुत अच्छे हो आप, बहुत बढ़िया हो आप, और 70% ऑफ द टाइम आप मार रहे हो, ठीक है, आप उस पे एरो पे मार रहे हो, ये एरो हो गया, आप इसके अंदर ये रेड वाले स्पॉट पे आप मार रहे हो, ठीक है, यू आर थ्रोइंग द एरो। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बताइए मैंने, 0.7, ठीक है, क्यू भी निकल जाएगा कितना, 0.3। नाउ व्हाट इज द चांस दैट यू हिट द बुल्स आई एग्जैक्टली 8 टाइम। ये एग्जांपल आपको खुद से लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है, तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल, मतलब बाइनोमियल का बहुत ही कॉमन है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल इसमें सक्सेस और फेलियर हो, यू कैन यूज दैट एग्जांपल एज वेल। तो क्या निकालना है आपको, बुल्स आई एग्जैक्टली 8 टाइम्स हिट करे, तो मतलब R एग्जैक्टली 8, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू R NCR PR इंटू QN माइनस R। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है। 70% ऑफ, इसमें क्या लिखा है, यू शूट 10 एरोज, तो N आपका 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10C8 इंटू P की पावर R क्या है 8 इंटू Q की पावर 2, ठीक है। P और Q की वैल्यू पुट कर दोगे, 10C8 आप कैलकुलेट करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2334। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 23.4% चांस है दैट यू विल हिट द बुल्स आई एग्जैक्टली 8 आउट ऑफ द 10 टाइम्स यू शूट, ठीक है। लर्न दिस एग्जाम्पल फॉर राइटिंग इन द आंसर शीट। सेकेंड आपका पॉइजन का आ जाता है। पॉइजन का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइजन क्या देखता है, काउंट करता है इवेंट्स की हाउ मेनी टाइम है एन इवेंट्स इज हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल लाइक 1 hour और समथिंग, ठीक है। जैसे आप मजाक भी उड़ाते हो किसी किसी का कि ये जो बच्चा है ही ये जो बच्चा है ये ना 50 बार ऐसे ऐसे कर रहा है क्लास में, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है एक बच्चा। सो आप ऐसे गेम बना देते हो इसकी कि चलो देखते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है, तो आप ये नोट डाउन कर रहे हो 1 मिनट में वो ऐसे ऐसे कितनी बार कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई, दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, लैम्डा, यू नीड लैम्डा फॉर कैलकुलेटिंग, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, P X इज इक्वल टू K क्या है, K टाइम्स आप नोट कर रहे हो एग्जैक्टली K टाइम्स, वो चीज ये ऐसे ऐसे करेगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ K की आप बेट लगा रहे हो कि एक बच्चे ने बोला 5 टाइम करेगा, तो K हो गया 5 कि आप एग्जैक्टली 5 टाइम का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। E माइनस लैम्डा इंटू K डिवाइडेड बाय K फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, E क्या है, E आपका यूलर्स नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। ये आपको वैल्यू लर्न करनी है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में सॉल्विंग में काम आती है, तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। इन अ स्मॉल कॉफी शॉप एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर आवर इज 5। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर आवर यानी आपको मीन दिया हुआ है, लैम्डा मीन होता है आपका, वो आपको दिया हुआ है 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 कस्टमर विल अराइव इन द नेक्स्ट आवर, कि 3 कस्टमर आएंगे इन द नेक्स्ट आवर, के आपका 3 हो गया। आप कैलकुलेट करके दिखा दोगे E रेज टू पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा रेज टू पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, ये आप कैलकुलेट करके दिखा दोगे। दिस इज योर सूटेबल एग्जाम्पल जो आप नोट डाउन करोगे इन योर एग्जाम। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज लाइक अ बेल शेप कर्व, और इसके अंदर जो मीन मीडियन और मोड होता है वो इक्वल होता है, और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी आप एक्सप्लेन करोगे, सो यू विल मेक दिस बेल शेप कर्व। अगर आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं भी है तो यू विल मेक जस्ट दिस शेप, ये वाली शेप आप बना दोगे कि ये बेल शेप कर्व होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल शेप कर्व
और इसका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। क्यों इक्वल होते हैं ये? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है मीन, और इसलिए सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड भी है, तो इसलिए इसका मीन मीडियन मॉड जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, और बेल शेप होती है ये। एग्जाम्पल आप मेजर कर रहे हो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरेज हाइट मीन 160 है और सारे बच्चे 150 से 170 के सेंटीमीटर में है, और वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 140 और टॉलर देन 180। ठीक है, इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ इट विल फॉर्म अ बेल शेप कर्व, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि ये कर्व इसका ऐसे होता है और मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है। ठीक है, और इसके बारे में जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है जेड स्कोर से आप कैलकुलेट करते हो जो भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन केस यू वांट टू नो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सो टू ट्रांसफॉर्म एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जिसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। मीन इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। You use Z table. Z score tell how many standard deviation away is the individual data. जो भी आपका डेटा है, Z score बताता है कि वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अगर आप यहाँ का कुछ देख रहे हो तो आपको Z score बता देगा कि वो इससे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। Z स्कोर ऐसे कैलकुलेट होता है, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक अगर आप यूज टू नहीं हो गए हो ये U को मीन की तरह देखने से, तो प्लीज गेट यूज टू, ये मीन होता है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू यूज फॉर फाइंडिंग आउट कि कितना दूर है वो, और इससे आप प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करते हो। प्लीज लुक एट द वीडियो इन विच आई हैव सॉल्व द जून 2024 पेपर, और आई होप दैट ये आपको समझ में आया। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.